हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज मैं आप सबके सामने वापस हूँ एक और धांसू वीडियो को लेके। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जाएंगे एक्सेसिव वल्नरेबिलिटी को कैसे उसे लाइव वेबसाइट के ऊपर फाइंड करना है, क्या क्या गूगल डॉक हम यूज कर सकते हैं और उसे रिपोर्ट कैसे करना है। उन सबको जानने से पहले पहले ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज एक्सेस। एक्सेस को जानने से पहले मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, अपना प्यारा सा कमेंट छोड़ दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं और ऐसे वीडियोस बनाता रहूं और आप सब तक पहुंचाता रहूं। तो चलिए चलते हैं एक्सेस की तरफ। तो गाइस हम आ गए अपने बोर्ड के ऊपर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एक्सेस पहले ओवास टॉप 10 में कहाँ स्टैंड करता था 2017 के अंदर और अब कहाँ स्टैंड करता है। तो पहले ये स्टैंड करता था 7th पोजीशन पे। ये देखिए आप क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग आपको दिखाई दे रहा होगा। अब क्या किया कि जो ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग और इनसिक्योर डिसरियलाइजेशन को कंबाइन करके इसको 8th पोजीशन पे डाल दिया 2021 की लिस्ट के ऊपर। 8th पोजीशन में डाल दिया और उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर एंड डेटा इंटीग्रिटी फेलियर। ठीक है, ये इसका नया नाम है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लेना चाहे तो चलिए चलते हैं आगे। तो जो सबसे पहली चीज़ आती है कि एक्सेस की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, अगर आप यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे कि एक्सेस की थोड़ी टिपिकल सी डेफिनेशन है, बट मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से बता देता हूँ। कंसिडर करके चलिए कि ये हड्डी जो है ये एक अटैकर है और बिली जो है अपना ये एक विक्टिम है। ठीक है, ये कार्टून सबने देख ही रखा होगा। तो अटैकर क्या करता है, एक मैलिशियस लिंक भेजता है उसको। मैलिशियस लिंक उसके एंड में या फिर बीच में कहीं पे उसकी एक्सेस की स्क्रिप्ट है, वो उस लिंक को उस बिली के पास भेजता है और बिली जैसे ही उसे क्लिक करता है तो अटैकर के पास उसके सेशन आईडी या फिर टोकन्स ये सब आ जाते हैं। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन ये आता है कि ये आते कैसे हैं उसके पास। क्वेश्चन ये आता है कि अटैकर स्टील कैसे करता है सेशन आईडी को। तो अटैकर क्या करता है, जब भी स्क्रिप्ट भेजता है तो जो स्क्रिप्ट के अंदर एक फंक्शन आता है डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, तो वो क्या करता है आपकी कुकी को रिफ्लेक्ट करता है। तो वो उस स्क्रिप्ट को इस तरीके से मॉडिफाई कर देता है कि वो कुकी को रिफ्लेक्ट ना करके वो उसके एक होस्टेड सर्वर पर भेजे जो अटैकर ने ही होस्ट किया होगा। तो जब ये स्क्रिप्ट और मैलिशियस लिंक पे बिली क्लिक करेगा तो वो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगी और वो स्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट डॉट कुकी में जो कुकी स्टोर होगी वो उस कुकी को इस सर्वर के ऊपर भेज देगा और अटैकर वहां से जाके रीड कर लेगा। ठीक है, क्योंकि जब बिली उसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो कुकीज़ यहाँ पे सर्वर के ऊपर आ जाएगी और अटैकर वहाँ से जाके पढ़ लेगा उस कुकीज़ को और अपनी जितनी फर्दर रिक्वेस्ट भेजेगा वो उन सब में अटैकर क्या करेगा, उस बिली के सेशंस के आईडी को यूज़ कर लेगा और जितनी भी रिक्वेस्ट जाएगी एज अ बिली होती हुई जाएगी। ओके, तो वापस चलते हैं अपनी थ्योरी के ऊपर। तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी नॉर्मली अलाउ एन अटैकर टू मास्करेड। मास्करेड का मतलब ये होता है कि यार वो जो मुखौटा पहन के रखता है ना, जोकर का एग्जाम्पल ले लो या फिर जो मुखौटा पहन के कोई और बनने की कोशिश करता है उसका एग्जाम्पल ले लो। तो यहाँ पे ये क्या करेगा अटैकर, जब बिल्ली का सेशन उसके पास आ जाएगा, बिल्ली की सेशन आईडी आ जाएगी, तो क्या करेगा वो एक मुखौटा पहन लेगा। कंसिडर करके चलते हैं कि वो एक मास्क पहन लेगा बिल्ली के नाम का, क्योंकि बिल्ली की सेशन आईडी है हमारे पास। और जो मेन सर्वर है, जो एक्चुअल सर्वर जिस पे बिल्ली अभी काम कर रहा है, वो सारी रिक्वेस्ट ये भेजेगा उसकी कुकीज़ को यूज़ करके। ठीक है, जब तक वो कुकीज़ वैलिड रहेगी तब तक ये चलता रहेगा। बिल्ली बीच में से, बिल्ली का भी काम चलता रहेगा और अटैकर भी अपना काम करता रहेगा। क्योंकि वो कुकीज़ वैलिड है तो बिल्ली के लिए भी वो कुकीज़ वर्क करेगी एज वेल एज इस अटैकर के लिए भी कुकीज़ वर्क करेगी। ओके, तो ये थी इसकी डेफिनेशन। अगर इंटरव्यू की पर्पज से देखा जाए तो ये डेफिनेशन बेस्ट है, आप इस डेफिनेशन को बोल सकते हैं। ठीक है, ये अटैक की ना जो इम्पैक्ट है वो इस पर डिपेंड करता है कि बिली की पोजीशन क्या है। बिली से मेरा मतलब है विक्टिम की पोजीशन क्या है। पोजीशन से मेरा मतलब ये है कि बिली एडमिन है, नॉर्मल यूज़र है, तो उसी हिसाब से अटैक का इम्पैक्ट होगा। ठीक है, अगर ये एडमिन होगा तो आप जाके इसके सेशन से कुछ भी कर सकते हैं। अगर ये नॉर्मल यूज़र होगा तो आप शायद बेसिक एक्शंस परफॉर्म कर पाए, बट जो बड़े बड़े एक्शंस होते हैं डिलीट के, अपडेट के, किसी नया न्यू यूज़र बनाने के, वो सब आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे अगर ये नॉर्मल यूज़र होगा तो ये थी एक्सेसेस की डेफिनेशन। तो चलिए आगे चलते हैं कि हमें ये जानना पड़ेगा कि व्हाट इज टाइप ऑफ एक्सेसेस। तो एक्सेसेस 3 टाइप के होते हैं, आपको हमेशा याद रखना कि एक्सेसेस 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, इनको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा। तो जो सबसे सिंपल वाला आता है वो है रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस। ठीक है, रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस क्या होता है कि इसके अंदर जो आप एक्सेसेस का पेलोड डालते हो, मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाता हूँ। तो गाइस रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस को समझने के लिए हम इस एग्जांपल को लेके चलते हैं। कंसीडर करिए कि आप वो कहीं पे भी लोकेशन आती है जहाँ पे
ये अटैकर क्या करेगा, कहीं पे भी एक्सेस का पेलोड डाल देगा, जहाँ पे भी इनपुट फील्ड होगी वहाँ पे जाके एक्सेस का पेलोड डाल देगा। वो पेलोड सर्वर पे जाएगा और सर्वर उसी टाइम उसे एग्जीक्यूट करके आपको एग्जीक्यूटेड जावास्क्रिप्ट का रिस्पॉन्स दिखा देगा। तो ये ऑन द हैंड हो गई, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जिस समय आपने पेलोड भेजा उसी टाइम एग्जीक्यूट हो गई और आपको ब्राउजर में रिफ्लेक्ट हो गई। ये होती है रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस, और ये मेजरली तब पाई जाती है जब आप कोई इनपुट डालते हैं और वो ब्राउजर के रेस्पॉन्स में रिफ्लेक्ट हो जाता है। कंसिडर करिए कि आप किसी सर्च फील्ड के ऊपर जाते हैं और वहाँ पे सर्च मारते हैं हेलो या फिर कैट, अगर वो आपको दिखा रहा है ऐसे कि सर्च रिजल्ट फॉर कैट, तो वहाँ पे कैट रिफ्लेक्ट हो रहा है, वहाँ पे आप एक्सेसेस, रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस चेक कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सेकंड वाले के ऊपर। तो जो हमारा सेकंड टाइप ऑफ एक्सेसेस है वो है स्टोर्ड, और स्टोर्ड को परसिस्टेंट, याद रखिए परसिस्टेंट भी कहते हैं और एज वेल एज सेकंड ऑर्डर एक्सेसेस भी कहते हैं। तो कभी कभी ये हो सकता है कि आपसे इंटरव्यू में ऐसे पूछ ले कि व्हाट इज परसिस्टेंट एक्सेसेस और सेकंड ऑर्डर एक्सेसेस। अब ज़्यादातर तो लोग यही पूछते हैं कि सेकंड ऑर्डर एक्सेसेस क्या होता है, क्योंकि सेकंड ऑर्डर से हमें पता नहीं चलता कि ये परसिस्टेंट है फिर स्टोर्ड एक्सेस है। तो स्टोर्ड एक्सेसेस की आप डेफिनेशन यहाँ से देख सकते हैं, मैं आपको बेसिक शब्द में बता देता हूँ कि स्टोर्ड एक्सेसेस में हाथों हाथ एग्जीक्यूट नहीं होता। जैसे यहाँ पे लेके चलते हैं, तो यहाँ पे ये हाथों हाथ एग्जीक्यूट हो रहा था कि अटैकर ने रिक्वेस्ट भेजी और रेस्पॉन्स में जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो गई, ओके। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता, वो स्क्रिप्ट जाके जो आपने स्क्रिप्ट डाली वो कहीं पे जाके स्टोर हो जाती है, जिसका कॉमन एग्जांपल है आपने कमेंट सेक्शन में डाल दी, या फिर आपने कोई पोस्ट करा उसके डिस्क्रिप्शन में डाल दी, कोई एसवीजी इमेज है उसमें डाल दी, क्योंकि एसवीजी इमेज भी से भी एक्सेसेस एग्जीक्यूट हो जाता है, वो बात की बात है। तो अपन यहाँ मान के चलते हैं कि उसने कमेंट में डाल दिया, ठीक है, तो वहाँ पे एक्सेसेस का पेलोड उसने कमेंट में डाल दिया, तो वो वहाँ पे स्टोर हो गया। तो ये इस तरह के एक्सेसेस जो जाके स्टोर होते हैं और कोई और यूजर आता है फिर आप भी उसी स्क्रीन को दोबारा खोलते हो तब जाके वो एग्जीक्यूट होता है, वो उसी समय एग्जीक्यूट नहीं होता, ओके। तो वो होता है स्टोर्ड एक्सेसेस। सो अगर आप एक्सेसेस की डेफिनेशन पढ़ना चाहें तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, स्टोर्ड आल्सो नोन एज परसिस्टेंट और सेकंड ऑर्डर एक्सेसेस arise when an application receives data from untrusted source है मतलब है attacker, and include that data within its later HTTP response in an unsafe way। तो वो लेटर से मेरा मतलब है कि उसी टाइम वो एग्जीक्यूट नहीं होता, जैसा हमने यहाँ देखा था, ओके। तो ये स्टोर्ड एक्सेसेस, और उसके एग्जांपल है जैसे मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखे हैं, कमेंट सेक्शन और पोस्ट, ये एक स्टोर्ड एक्सेसेस का है। और यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर देते हैं, एसवीजी इमेजेस, क्योंकि .svg जो एक्सटेंशन होता है वो एक्सेसेस को एग्जीक्यूट करा सकता है, उतनी पावर होती है उसके अंदर कि वो स्टोर्ड एक्सेसेस को एग्जीक्यूट करा पाए, ओके। जो तीसरे टाइप का एक्सेस है वो है डोम बेस्ड एक्सेसेस। डोम बेस्ड एक्सेसेस क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल बेस्ड एक्सेसेस होता है, और ये तब अराइव होता है जब क्लाइंट साइड पे ही कोई थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो रही हो। उससे मेरा ये मतलब है क्लाइंट साइड पे एग्जीक्यूट हो रही है कि जो आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं ना, वो रिक्वेस्ट सर्वर पे ना जाके क्लाइंट साइड पे ही एग्जीक्यूट हो रही है। कभी कभी एग्जांपल लेके चलिए, कैलकुलेटर का एग्जांपल लेके चलिए कि हमने यार एक वेबसाइट पे गए जहाँ पे ऑनलाइन कैलकुलेटर है, ठीक है। ऑनलाइन कैलकुलेटर में क्या होगा कि इसको सर्वर को भेजने की जरूरत नहीं है रिक्वेस्ट, जावास्क्रिप्ट में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो मैथमेटिकल फंक्शन परफॉर्म कर पाए, तो वो क्लाइंट साइड पे ही परफॉर्म कर देगा, हर बार रिक्वेस्ट कहीं पीछे नहीं जाएगी, ओके। और कभी कभी आपने किसी म्यूचुअल फंड्स की वेबसाइट पे देखा होगा जहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेटर होता है, तो वहाँ पे भी इसको कहते हैं कि जावास्क्रिप्ट जो है क्लाइंट साइड पे ही परफॉर्म करती है एक्शन को, और आपको इंटरेस्ट रेट बता देती है, आपका अमाउंट कितना हुआ, किसी वो फालतू चीज़ें वो सब क्लाइंट साइड पे ही हो जाता है, ओके। तो क्लाइंट साइड पे जो एक्सेसेस एग्जिस्ट करता है उसे कहते हैं डोम बेस्ड एक्सेसेस। तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि इसके अंदर क्या है कि सर्च है, सर्च एक पैरामीटर है, वेरिएबल है, और रिजल्ट एक वेरिएबल है, ठीक है। तो जो भी वो सर्च करेगा वो यहाँ पे इस वाली लाइन में जाके कॉन्कनेट हो जाएगा, आपको प्लस का साइन दिख रहा है, कॉन्कनेट हो जाएगा, और ये आप देखिए कि कॉन्कनेट होने के बाद ये पूरा एक स्क्रिप्ट की तरह दिख रहा है। स्क्रिप्ट से मेरा मतलब है कि पूरा एक कोड की लाइन की तरह दिख रहा है, ओके। तो कंसिडर करिए कि ये जो सर्च वाला एलिमेंट है, अगर मैं यहाँ कुछ बैड स्टफ डाल दूँ, कुछ अपना जावास्क्रिप्ट का कोड डाल दूँ, तो वो इस तरीके से जाएगा। देखिए कंसिडर करिए ये वाला पार्ट जो है रिफ्लेक्ट हो रहा है रेस्पॉन्स में, तो ऐसा दिख रहा है, यू सर्च फॉर। अगर मैंने सर्च की जगह ये वाला डाल दिया, ओके, तो ये जो मेरा बैड पार्ट है, जो बैड स्क्रिप्ट है, ये एग्जीक्यूट हो जाएगी क्लाइंट साइड पे ही, इसको उधर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्या कहते हैं, सर्वर साइड पे। तो वो सिर्फ क्लाइंट साइड पे एग्जीक्यूट हो गई, सर्वर को पता भी नहीं चला कि ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो चुकी है। और अगर ये स्क्रिप्ट बैड और मैलिशियस होगी तो किसी अटैकर को उसके क्रेडेंशियल्स भी मिल जाएंगे, क्योंकि ये था डोम बेस्ड एक्सेसेस। इसके मिटिगेशन के बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे आफ्टर शोइंग यू द डेमो।
तो गाइस हम ब्राउजर पे आ गए हैं। इस पे जाके हम लाइव वेबसाइट के ऊपर एक्सेसेस आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। इस बार जो हम एक्सेसेस आइडेंटिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ गूगल डॉक्स की मदद से आइडेंटिफाई करेंगे और हम रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो जो हम गूगल डॉक यूज़ करने जा रहे हैं वो यहाँ पे वो है ये। मैं आपको उसमें भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आप जाइए गूगल सर्च करिए और ये जितने भी आ रहे हैं एक एक करके सबको खोलेंगे। चलिए खोलते हैं, इसको खोल छोड़ देते हैं। टेस्ट PHP वन वेब है, यहाँ पे चलते हैं, इसको खोलते हैं, इसको खोलते हैं, इसको अलग टैब में खोल देते हैं, इसको अलग टैब में खोल लेते हैं, इसको अलग टैब में खोल लेते हैं और इसको अलग टैब में खोलते हैं। तो एक एक करके सब पे चलेंगे। आपको करना क्या है कि कैट के आगे आपको इक्वल टू दिखाई दे रहा है, आपको इसको हटाना है। यहाँ पे डालना है स्क्रिप्ट अलर्ट :/ स्क्रिप्ट। आपको इसको कॉपी कर लेगा, इजी रहेगा। तो आपको एंटर मारना, बस ये डालना है कैट के इक्वल टू के आगे। अगर एग्जीक्यूट होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो 40 फॉर पेज नोट फाउंड और कुछ और आ जाएगा। अगर वो रेस्पॉन्स को पीछे जाके अच्छी तरह सैनिटाइज कर रहे होंगे तो, रिक्वेस्ट को सैनिटाइज कर रहे होंगे तो यहाँ पे 256 को हटाइए, डालिए कुछ अपनी स्क्रिप्ट। आई डोंट थिंक ये एग्जीक्यूट होगा। चलिए आगे वाले पे चलते हैं। कैट हमेशा ज़रूरी नहीं कि नंबर ही आए, कुछ वर्ड्स भी आ सकते हैं। आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है आपको एक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा। यहाँ पे सर्च करते हैं, देखिए आपको यहाँ पे एक्सेस मिल गया, ये एग्जीक्यूट हो गया। और मैं जिस document.cookie की बात कर रहा था वो करके देखते हैं। document.cookie भी एग्जीक्यूट हो गई। ओके, ये आपको एक्सेस मिल चुका है। तो इसकी बात करना क्या है, इसको रिपोर्ट कैसे करना है। तो इसके 3-4 तरीके हैं। अगर इसका टैंक प्राइस का, इसको ओके कर देते एक बार, ओके ठीक है। टैंक प्राइस का अगर कोई वो है, VDP है, वल्नरेबिलिटी डिस्क्लोजर प्रोग्राम है, कोई बग बाउंटी प्रोग्राम है, तो आप जाके सबसे पहले उसे चेक कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप जाके लिंक्डइन में सर्च मारिए, अगर इनकी कंपनी का कोई सिक्योरिटी इंजन है तो उसको इन्फॉर्म करने की कोशिश कीजिए। वरना बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप डायरेक्टली जाके रिपोर्ट कर सकते हैं। जैसा मैंने उस दिन बग बेस के बारे में बताया था। अगर आप बग बेस के ऊपर जाते हैं, मैं क्रोम पे चलता हूँ, बग बेस पे जाता हूँ, bugbase.in। अगर मैं लॉगिन करता हूँ, वेरीफाइड कैप्चा, लॉगिन, तो आपको यहाँ बग बेस के ऊपर आना है। यहाँ पे लिखा है सबमिट अ रिपोर्ट नाउ, ठीक है। सबमिट अ रिपोर्ट अगर आपको यहाँ प्रोग्राम मिल जाता है उनमें से कोई जो जिस पे आपको एक्सेस मिला है तो उसके ऊपर डायरेक्टली कर सकते हैं, वरना प्राइवेट प्रोग्राम पे तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। आपको जाना है यहाँ प्रोग्राम नोट लिस्टेड ऑन द बग बेस, तो यहाँ पे जाके आप रिपोर्ट को सबमिट कर सकते हैं। आपको 3-4 डिटेल्स भरनी पड़ेगी, उसके बाद आप रिपोर्ट को सबमिट कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो इसके बाद चलते हैं, चलिए मिटिगेशन के ऊपर। तो वर्नेबिलिटी तो कोई भी आइडेंटिफाई कर लेता है, तोड़ तो कोई भी सकता है पर जोड़ेगा कोई। तो इसके बाद जो इंपॉर्टेंट काम आता है वो ये है कि उसे मिटिगेट कैसे किया जाए। आपसे हमेशा इंटरव्यू में ये पूछा जाएगा कि अटैक तो ये है, इसे मिटिगेट करने के लिए क्या क्या तरीके हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या है मिटिगेशन के तरीके एक्सेस को लेके। तो जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम है वो होता है मिटिगेशन का। अब आपको डेवलपर की तरह सोचना पड़ेगा, ना कि अटैकर की तरह, क्योंकि डेवलपर को ही उसकी साइट प्रोटेक्ट करनी है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप एक्सेसेस को मिटिगेट कैसे करेंगे किसी भी साइबर सिक्योरिटी के इंटरव्यू में। तोड़ना तो सबको आता है, जोड़ेंगे कैसे। तो हम आ गए मिटिगेशन के ऊपर। ये है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक किसी भी वर्नेबिलिटी को लेकर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा कि अटैकर तो ये कर सकता है और उसे मिटिगेट कैसे करेंगे। तोड़ तो सभी सकते हैं, उसे जोड़ेंगे कैसे, तो वो सब आता है मिटिगेशन के अंदर। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इसके अंदर ये है कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी। कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी क्या करती है, आपको एक्सेसेस से भी बचाती है एज वेल एज CSRF से भी बचाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी आपको 2 चीज़ों से बचाता है, एक्सेसेस और CSRF। ओके, तो ये करता क्या है कि ये किसी भी स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट नहीं होने देता। इट वर्क बाय रेस्ट्रिक्टिंग द रिसोर्सेज दैट अ पेज कैन लोड। ओके, ये स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट होने से रोकता है एज वेल एज रेस्ट्रिक्टिंग वेदर द पेज कैन बी फ्रेम्ड बाय अदर पेजेस। फ्रेमिंग से मेरा मतलब है कि वहां पे वो CSRF या फिर क्लिक जैकिंग को भी बचा सकता है। ओके, तो चलिए चलते हैं आगे। फिल्टर द इनपुट ऑन अराइवल। ये अनदर वे है मिटिगेशन करने के लिए कि आप जो भी इनपुट आ रहा है यूजर की तरफ से उसको फिल्टर करिए। उसमें स्क्रिप्ट का कीवर्ड हो, इमेज का कीवर्ड हो, या फिर HTML कोड हो एग्जीक्यूट डालने की कोशिश कर रहा हो, तो उस फिल्टर को सीधा बोल दीजिए भाई साहब ये आपका जो डाला है ये अलाउड नहीं है। ओके, तो चलते हैं अगले के ऊपर, एनकोड डेटा ऑन एंडपोर्ट। तो होता क्या है कि जो डेटा हम रेस्पॉन्स में आ रहा है, अगर वो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट की फॉर्म में आएगा तो ब्राउजर का तो काम है भाई उसको एग्जीक्यूट करना।
ठीक है, आप उस डेटा को एनकोड कर दीजिए और इस तरीके से दिखाइए कि ब्राउज़र को बोलना है कि आपको यार ये इसको तेरे को एग्जीक्यूट नहीं करना। और इसके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये, डिपेंडिंग ऑन द आउटपुट कंटेक्स्ट दिस माइट रिक्वायर अप्लाइंग कॉम्बिनेशन ऑफ HTML, URL, जावास्क्रिप्ट एंड CSS कोडिंग। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स पड़ता है। ये वाला थोड़ा ईजी है कि फिल्टर कर दीजिए आप इनपुट के ऊपर या अराइवल के ऊपर। तो एक्सेस को प्रोटेक्ट करने के लिए मल्टीपल हेडर्स भी है, जिसमें एक है कंटेंट टाइप और दूसरा है एक्स कंटेंट टाइप ऑप्शन हेडर। तो ये करते क्या है कि ब्राउज़र को रेस्पॉन्स में किस तरीके से उसे इंटरप्रेट करना है ये सब उसे बताते हैं। कि अगर मान लो मैंने कंटेंट टाइप दे दिया कि नॉर्मल टेक्स्ट की तरह करना है, तो वो उसको टेक्स्ट की तरह ही करेगा। ऐसे नहीं करेगा कि यार जावास्क्रिप्ट आए तो चलो एग्जीक्यूट कर दो, बल्ले बल्ले कर दो, नहीं ऐसा नहीं करता ब्राउज़र। ठीक है, तो जिन HTML रेस्पॉन्स में एक्सेसेस हम नहीं चाहते कि वहाँ एग्जीक्यूट हो, हमें पता है कि यार उधर सिर्फ नॉर्मल टेक्स्ट ही आएगा या कोई इमेज ही लोड होगी नॉर्मल तरीके से, SVG इमेज को हटा दे तो वो इमेज ही आएगी, तो हम उसे शो कर सकते हैं कि यार ये सिर्फ JSON फॉर्मेट में आएगा, टेक्स्ट फॉर्मेट में आएगा, तो उसे इसी फॉर्मेट में ही एग्जीक्यूट करना। ज़्यादा नेता बनने की कोशिश करके उसे जावास्क्रिप्ट की तरह एग्जीक्यूट करने की कोशिश नहीं करता। इस तरीके से हम ब्राउज़र को बता सकते हैं, क्योंकि ये रेस्पॉन्स हेडर सर्वर की तरफ से आते हैं, तो इन रेस्पॉन्स हेडर के ऊपर अटैकर का कोई कंट्रोल नहीं होता। ओके, तो चलिए चलते आगे। तो गाइस हमने देखा कि गूगल डॉग की मदद से हम एक्सेसेस को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं और उसे एक्सप्लॉइट कैसे किया जा सकता है, और उसे रिपोर्टिंग करने के लिए अगर कोई वेबसाइट का कोई BDP ना हो, कोई सिक्योरिटी इंजीनियर ना हो, तो उसे कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं ओपन प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आप ऐसे ही धांसू वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइबर ऑलरेडी बहुत कम है, कर दिया करो यार, इतनी मेहनत करें तो थोड़ा बहुत कर दिया करो। तो गाइस आज हमने देखा कि एक्सेसेस को ढूंढना कैसे जा सकता है विद द हेल्प ऑफ गूगल डॉग, एज वेल एज हमने ये चेक किया कि उसे एक्सप्लॉइट कैसे किया जाए, और अगर उसका कोई VDP ना हो, कोई सिक्योरिटी इंजन अवेलेबल ना हो, तो उसे रिपोर्ट कैसे करना है ओपन बग बाउटी प्लेटफॉर्म की मदद से। अगर आपको ऐसी ही धांसू वीडियो चाहिए तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट में अपना प्यारा प्यारा कमेंट देना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।